अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कठिनाई के बीच में ही अवसर छिपा होता है। और आज हम जिस राजनीतिक बदलाव पर बात करने वाले हैं, उसमें चुनौतियां तो हैं पर शायद अवसर भी। आज हम गहराई से बात करेंगे जापान के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पर। सनाए तकाइची बनी है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। और हमारी ये चर्चा आधारित है द प्रिंट में छपे एक विश्लेषण पर। ये टॉपिक उन सब के लिए अहम है जो दुनिया की राजनीति पर नजर रखते हैं। और हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया जापान संबंध, इंडो पैसिफिक भू राजनीति, ये सब कवर होता है इसमें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम का है। तो आज की चर्चा में क्या क्या देखेंगे? सनाए तकाइची है कौन, उनकी मुख्य नीतियां क्या हैं, चीन और भारत से रिश्तों पर क्या असर होगा, और उनकी कुर्सी कितनी मजबूत है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सनाए तकाइची जापान की 104वीं प्रधानमंत्री और पहली महिला। इनको शिंजो आबे, जो दिवंगत प्रधानमंत्री थे, उनका करीबी माना जाता है। प्रोटेजे कह सकते हैं। कुछ लोग तो उन्हें जापान की मार्गरेट थाचर भी कह रहे हैं, शायद उनके राष्ट्रवादी विचारों के कारण। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि वो सत्ता में आईं कैसे। ये कोई सीधा रास्ता नहीं था। देखिए, उनकी पार्टी एलडीपी इसी साल जापान के ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो बैठी। अच्छा, तो फिर सरकार कैसे बनी? उन्हें गठबंधन करना पड़ा जापान इनोवेशन पार्टी के साथ। और पार्टी के अंदर भी जो प्रधानमंत्री पद का चुनाव हुआ, हाँ, मैंने पढ़ा कि उसमें भी बस 4 वोट ज्यादा मिले थे बहुमत से। सिर्फ 237 वोट, मतलब कांटे की टक्कर थी। बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर। ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर भी कोई पूरी आम सहमति नहीं थी उनके नाम पर। उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, शिगेरू शिबा, उन्होंने चुनावी हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया था। तब जाकर तकाइची का रास्ता साफ हुआ। तो कह सकते हैं कि शुरुआत थोड़ी डामाडोल सी रही है। तो ये जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसका असर उनकी नीतियों पर कैसे पड़ सकता है, खासकर वो नीतियां जिनके लिए वो जानी जाती हैं, जैसे चीन को लेकर उनका कड़ा रुख? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तकाइची चीन की काफी मुखर आलोचक रही हैं और ताइवान की जबरदस्त समर्थक। उन्होंने तो कई दौरे भी किए हैं ताइवान के। इसी साल अप्रैल में भी गई थी शायद। जी हाँ, अप्रैल में भी गईं। और वहां उन्होंने टोक्यो और तापे के बीच सुरक्षा संबंध मजबूत करने की बात कही। अब ये तो सीधी चुनौती है बीजिंग के वन चाइना सिद्धांत को। और उनका ये भी कहना कि यथास्थिति को जबरदस्ती या बलपूर्वक बदलने की किसी भी कोशिश का वो विरोध करेंगी, ये तो साफ इशारा चीन की तरफ ही है। बिल्कुल। लेकिन इससे भी आगे की एक बात है जो बहुत ध्यान खींचती है। वो है उनका जापान के शांतिवादी संविधान के अनुच्छेद 9 में संशोधन का समर्थन करना। अनुच्छेद 9? हाँ, ये वही है ना जो जापान को औपचारिक रूप से सेना रखने या युद्ध करने से रोकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। सही पकड़ा आपने। इसी अनुच्छेद में संशोधन का मतलब होगा जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी जेएसडीएफ का पूर्ण पुनर्शस्त्रीकरण, मतलब एक पूरी तरह से सक्षम सेना बनाना। अगर ऐसा हुआ तो अगर ताकाइची इसमें सफल होती हैं तो ये जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की नीति में एक बहुत बड़ा, एक तरह से भूचाल लाने वाला बदलाव होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान की सैन्य भूमिका एकदम बदल जाएगी और ये चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधी चुनौती होगी। लेकिन क्या ये करना इतना आसान होगा? अभी आपने बताया कि उनकी राजनीतिक पकड़ उतनी मजबूत नहीं दिख रही, गठबंधन सरकार है, पार्टी में बहुमत भी कम था। हाँ, यही तो असली चुनौती है। देखिए, संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है और फिर शायद जनमत संग्रह भी कराना पड़े, जो अभी के समीकरण में तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल। मौजूदा राजनीतिक गणित में ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो भले ही वो इसकी वकालत करें, लेकिन इसे हकीकत में बदलना एक टेढ़ी खीर होगी। ये उनकी राजनीतिक स्थिरता और मोल भाव की क्षमता की पहली बड़ी परीक्षा हो सकती है। एक और चीज जो विवादों में रही है, उनका यासुकुनी श्राइन का दौरा, वो जगह जहां युद्ध अपराधियों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। जी हाँ, उनके पिछले दौरों ने चीन और दक्षिण कोरिया को काफी नाराज किया था। ये हमेशा से एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी जो शरद उत्सव हुआ, उसमें उन्होंने श्राइन का दौरा नहीं किया। अब कुछ लोग इसे एक संकेत मान रहे हैं कि शायद देश के नेता के तौर पर वो थोड़ा संयम दिखा रही हैं ताकि पड़ोसी देशों से बेवजह तनाव न बढ़े। तो क्या ये माना जाए कि वो अपनी राष्ट्रवादी छवि और कूटनीतिक व्यावहारिकता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं? ये कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी। हो सकता है ये सिर्फ एक तात्कालिक कदम हो। उनकी असली मंशा क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर दिखाता है कि उन्हें इन संवेदनशील मुद्दों की नज़ाकत का अंदाजा है।
अच्छा, अब जरा आर्थिक मोर्चे की बात करें। उन्होंने एबेनॉमिक्स को फिर से जिंदा करने की बात कही है। जापान की अर्थव्यवस्था तो कई सालों से धीमी है, कर्ज बढ़ रहा है, लेबर की कमी है। क्या एबेनॉमिक्स इसका जवाब है? देखिए, आबेनॉमिक्स यानी शिंजो आबे की वो 3 सूत्रीय नीति, मौद्रिक नरमी, सरकारी खर्च और संरचनात्मक सुधार, उसका असर मिला जुला रहा था। तकाइची उसे फिर से लागू करना चाहती हैं, लेकिन जापान की चुनौतियां अब शायद पहले से ज्यादा जटिल हैं। और यहाँ शायद वो बात भी आती है जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत ने कही है। बिल्कुल। प्रोफेसर पंत का कहना है कि तकाइची के सामने असली चुनौती अपनी विदेश और सुरक्षा नीति के लिए देश के अंदर आम सहमति बनाना होगी। आर्थिक सुधार हो या विदेश नीति, बिना घरेलू समर्थन के उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल होगा। और जाहिर है ताकाइची के आने से बीजिंग में तो कुछ हलचल हुई होगी। उनकी चीन विरोधी छवि और ताइवान समर्थन को देखते हुए चीन ने क्या कहा? बेचैनी तो साफ दिख रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल ही में एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि जापान इतिहास और ताइवान जैसे मुद्दों पर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा और रिश्तों की राजनीतिक नींव बनाए रखेगा। कूटनीतिक भाषा में ये एक तरह की चेतावनी है ना? हाँ बिल्कुल, एक तरह की नपी तुली चेतावनी। लेकिन चीन इतना चिंतित क्यों है? क्या सिर्फ ताइवान का मुद्दा है या और भी कुछ कारण है? नहीं, कई वजह हैं। पहला, ताइवान को चीन अपना अभिन्न अंग मानता है। जापान का ताइवान के करीब जाना उसे सीधी चुनौती लगता है। दूसरा, जापान का संभावित पुनः शस्त्रीकरण। हाँ, जो अनुच्छेद 9 वाली बात थी। जी, एक सैन्य रूप से मजबूत जापान अमेरिका के साथ मिलकर हिंद प्रशांत में चीन की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगा सकता है। और तीसरा, तकाइची का राष्ट्रवादी रुख। ये क्षेत्र में पुराने ऐतिहासिक विवादों को फिर से हवा दे सकता है, तनाव बढ़ सकता है। तो चीन के लिए ये कई स्तरों पर चिंता की बात है। तो चीन तो चिंतित है, लेकिन इस क्षेत्र का एक और बड़ा देश भारत तकाइची के आने को कैसे देख रहा है, खासकर जब दोनों देशों की चीन को लेकर चिंताएं मिलती जुलती हैं? नई दिल्ली में मोटे तौर पर इसे शिंजो आबे की विरासत के जारी रहने की तरह देखा जा रहा है। देखिए, आबे के समय में भारत जापान रिश्ते बहुत मजबूत हुए थे, तो उम्मीद यही है कि तकाइची उसी रास्ते पर चलेंगी। और चीन पर उनका जो सख्त रुख है, हाँ, वो भारत के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी FOIP के विजन से मेल खाता है। द जापान फाउंडेशन की फेलो प्रत्नाश्री बसु का भी यही कहना है, जैसा द प्रिंट के विश्लेषण में है, कि रिश्ते पहले से मजबूत हैं और नीतिगत निरंतरता की उम्मीद है। बिल्कुल, प्रत्नाश्री बसु ने यही कहा है। और अगर हम सहयोग के ठोस क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा संभावना दिखती है आर्थिक सुरक्षा यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी में। आर्थिक सुरक्षा मतलब जैसे सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन जरूरी चीजों के लिए दोनों देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, सप्लाई चेन को ज्यादा लचीला बनाना चाहते हैं। हाँ, कोविड के समय ये बात बहुत उठी थी। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसी पहले इसी दिशा में है शायद। UPSC के लिहाज से ये भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी मामला है। और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ने की पूरी उम्मीद है। जैसे कि जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस टेक्नोलॉजी में साथ मिलकर विकास करना, हिंद प्रशांत में इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब और बढ़ सकते हैं। और क्वाड जैसे मंच पर भी दोनों देशों का तालमेल और मजबूत हो सकता है। और हाल ही में अगस्त में भारत जापान संयुक्त विजन पर भी दस्तखत हुए थे। उसमें भी कई अहम बातें थीं, है ना? हाँ, उसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, इनोवेशन, ऊर्जा, लोगों के बीच संपर्क, सब पर जोर था। कुछ ठोस योजनाओं का भी जिक्र था, जैसे जापान भारत AI सहयोग। और अंतरिक्ष में भी चंद्रयान 5 का जिक्र था शायद। जी हाँ, चंद्रयान 5 जैसे मिशन में सहयोग। और वो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जिसमें E10 शिंकानसेन ट्रेनें आनी हैं, उसे भी आगे बढ़ाने की बात थी। ये सब भारत के विकास के लिए काफी अहम प्रोजेक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए तो ये सब सकारात्मक लग रहा है, लेकिन क्या कोई चिंता की बात भी है? लेख में अप्रवासन यानी इमिग्रेशन के मुद्दे का जिक्र था। हाँ, ये एक पैंच है। ताकाइची को विदेशी अप्रवासियों के प्रति थोड़ा सख्त माना जाता है। उनकी नई कैबिनेट में एक मंत्री का पद खासतौर पर इसी के लिए बनाया गया है, विदेशी नागरिकों के साथ सुव्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए। अच्छा। और उनकी जो गठबंधन सहयोगी है JIP, वो तो पहले जापान में विदेशी नागरिकों की संख्या सीमित करने का प्रस्ताव भी दे चुकी है। और ये भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? क्योंकि अभी अगस्त में ही भारत और जापान ने एक मानव संसाधन पार्टनरशिप यानी ह्यूमन रिसोर्स पार्टनरशिप समझौते पर दस्तखत किए थे। हाँ, जिसमें 5 लाख लोगों के आदान प्रदान की बात थी। जी, जिसमें 50,000 कुशल भारतीय पेशेवर भी शामिल हैं जिन्हें जापान में काम करने का मौका मिलना है।
अब अगर ताकाइची सरकार अप्रवासन नीतियां सख्त करती हैं तो इस समझौते पर असर पड़ सकता है। तो नई दिल्ली को इस पर बारीकी से नजर रखनी होगी। ये तो वाकई एक ध्यान देने वाली बात है। तो ये हमें वापस उसी मुद्दे पर ले आता है, ताकाइची की घरेलू राजनीतिक स्थिति। जैसा प्रोफेसर पंत ने कहा था, विदेश नीति में सफलता के लिए घरेलू सहमति जरूरी है। बिल्कुल, ये सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, चाहे वो संविधान संशोधन हो या आर्थिक सुधार या भारत जैसे देशों के साथ गहरी साझेदारी, ये तभी कामयाब हो सकती हैं जब देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता हो। और वो स्थिरता अभी थोड़ी कमजोर दिख रही है। एलडीपी का बहुमत खोना, गठबंधन पर निर्भरता। जी, और खुद ताकाइची का बहुत कम अंतर से जीतना। जैसा प्रत्याशी बसु ने भी कहा है, सत्ता पर पकड़ पक्की होने पर ही कोई महत्वाकांक्षा साकार हो सकती है। जापान ने पिछले कुछ सालों में कई प्रधानमंत्री बदलते देखे हैं, ये भी सच है। स्थिरता एक बड़ी चुनौती रही है। हाँ, एक स्थिर सरकार ही लंबे समय के फैसले ले सकती है और उन्हें लागू कर सकती है। ताकाइची को अपनी पार्टी के अंदर के गुटों और अपने गठबंधन सहयोगी जेआईपी दोनों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। यह आसान नहीं होने वाला। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो सनाए ताकाइची जापान की कमान एक ऐसे समय में संभाल रही हैं जब देश और दुनिया दोनों ही बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं। वो एक मजबूत राष्ट्रवादी और चीन आलोचक छवि के साथ आई हैं। इससे जापान की विदेश और सुरक्षा नीति में बड़े बदलावों के संकेत मिलते हैं। सेना को मजबूत करने की बात भी है। भारत के लिए ये मोटे तौर पर आबे युग की निरंतरता जैसा लगता है, खासकर हिंद प्रशांत और चीन के प्रति रुख को लेकर। लेकिन हाँ, आप्रवासन जैसे कुछ मुद्दों पर थोड़ी चिंता भी है। और सबसे बड़ी बात, उनकी सफलता और उनकी नीतियों का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो जापान की मुश्किल आंतरिक राजनीति में कितनी स्थिरता ला पाती हैं। यह एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है और हमारे श्रोताओं को भी इस पर विचार करना चाहिए। वो ये कि क्या प्रधानमंत्री ताकाइची अपनी मुखर राष्ट्रवादी विचारधारा और उन आर्थिक सच्चाइयों के बीच संतुलन बना पाएंगी जो आबेनॉमिक्स को फिर से चलाने और भारत जैसे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। हाँ, एक तरफ राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और कूटनीति की जरूरतें। बिल्कुल, क्या वो इस रस्सी पर चल पाएंगी? और दूसरा सवाल, अगर जापान वाकई अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता है जैसा वो चाहती हैं, तो इसका असर सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि कोरियाई प्रायद्वीप या दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूसरे इलाकों के सुरक्षा समीकरणों पर क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। आज की ये सारी बातचीत द प्रिंट में प्रकाशित विश्लेषण पर आधारित थी। उम्मीद है इससे आपको जापान की राजनीति और उसके दुनिया पर पड़ने वाले असर को समझने में मदद मिली होगी। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा हमने शुरू में कहा था। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सवाल या विचार हों उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।